राजीव और सुमन की शादी के बाद सनशाइन विला में दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। राजीव और सुमन साथ में खड़े हैं। मालती सुमन की आरती उतारती है। उनके पीछे ही राजीव के अंकल और आंटी खड़े हैं। बेटा सुमन, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। ये सुनकर सुमन कलश को पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद मालती अपनी बहू और राजीव को कमरे के अंदर छोड़कर चली जाती है। रात के 3 बजे रवि और आराध्या अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी आराध्या को किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के एक कोने में कोई लड़की बैठी हंस रही है और उसकी गर्दन दीवार की तरफ है। कौन हो तुम? ये कहते हुए वो बेड से उतरती है। बेटा सुमन, तुम हो क्या? ये कहते हुए वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है। वो लड़की अचानक से उसकी तरफ पलटती है तो उसको पता चलता है कि वो सुमन ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। ये सुनते ही सुमन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और झपट कर उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके सीने पर बैठकर कहती है, मुझे कहाँ होना चाहिए ये बताने वाली तू कौन होती है? ये कहने के बाद सुमन की आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे वो डरावनी लगने लगती है और आराध्या चीख मारकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रवि, मुझे बचाओ! उसकी चीख सुनकर रवि जागता है तो देखता है कि आराध्या डर के मारे मुंह छिपाए जमीन पर बैठी है और वहाँ तीसरा कोई नहीं है। अरे क्या हुआ आराध्या? अपने पति की आवाज सुनकर आराध्या आंखें खोलती है तो कमरे में सुमन को न पाकर हैरान हो जाती है। यहाँ बहू आई थी और वो बहुत भयानक लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो मुझे मारने के लिए मुझ पर झपटी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जब मेरी आँख खुली तो तुम अकेली जमीन पर पड़ी थी और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि बहू यहाँ आई थी? वो यही थी, मुझे मारने आई थी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। बहू अपने कमरे में ही होगी। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वरना मैं तुमको अभी वहाँ ले चलता। चलो बेड पर चलकर आराम करो। आराध्या का दिल इस बात को मानता नहीं है कि उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप फिर बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब रवि सो चुका होता है, आराध्या के मुंह पर कोई हाथ रखता है और उसकी आंख दोबारा खुल जाती है। वो देखती है कि सुमन ने उसके मुंह पर हाथ रखा है और वो बहुत भयानक दिख रही है। आराध्या रवि को जगाना चाहती है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाती। सुमन आराध्या का हाथ पकड़कर उसको बेड से घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे से बाहर आने के बाद वो आराध्या के मुंह से अपना हाथ हटा लेती है। तुम सुमन नहीं हो। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं वही दुल्हन हूँ जिसको तूने खूनी दुल्हन का नाम दिया था। तुम तो मर गई थी ना? ये सुनते ही सुमन उसका गला पकड़ती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। गिरते हुए आराध्या चिल्लाती है तो बाकी के परिवार वाले भी नींद से जागकर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और जब वो आराध्या के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही सुमन वहां से गायब हो जाती है। जब आराध्या को होश आता है तब वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन आराध्या की आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ पैर चलते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और कुछ दिनों के लिए ये बोल भी नहीं सकती। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये इनको टाइम पर देते रहना। घर में अब सभी परेशान हो जाते हैं और आराध्या का खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अगली रात सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, लेकिन सुमन वहाँ नहीं नजर आती। राजीव बेटा, सुमन अभी तक कमरे में ही है क्या? उसको डिनर नहीं करना? मम्मी, मैं तो बहुत देर से कमरे में अकेले बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे लगा कि वो आपके साथ होगी। मालती सुनकर चौंक जाती है। अरे नहीं राजीव, मैंने आराध्या के कमरे में भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल से उठकर सुमन की तलाश करने लगते हैं। सब लोग उसे पूरे घर में ढूंढते हैं और आखिर में हार कर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है।
पहले आराध्या के साथ वो हादसा हुआ और अब सुमन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अभी वो सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि घर की सारी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। उनको दिखाई देता है कि सामने सीढ़ियों पर से सुमन अपने दुल्हन वाले अवतार में धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन उसके बाल खुले हुए हैं। सुमन, कहाँ थी तुम? हम लोग कितनी देर से तुमको ढूंढ रहे हैं। तब सब उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं। वो इस वक्त एक चुड़ैल की तरह दिखती है। बुढ़िया, पहचाना मुझे? ये कहते हुए सुमन मालती की तरफ झपटती है और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ देती है। मालती चिल्लाती है और उसके बाद बाकी सब मिलकर मालती को उससे छुड़ाते हैं। सुमन, ये तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों सबको नुकसान पहुंचा रही हो? मैं सुमन नहीं हूँ। क्या कहा था तूने मुझे कि मैं खूनी दुल्हन हूँ? याद आया कुछ? ये सुनकर मालती को याद आ जाता है कि ये सामने वाली लड़की कौन है। ये क्या बात कर रही है माँ? पिछले साल हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रताप की शादी इससे हुई थी। शादी के बाद से ही उस घर में झगड़े होना शुरू हो गए थे। रोजाना इनकी लड़ाइयों की आवाजें कॉलोनी में गूंजती रहती थी, लेकिन वो कॉलोनी की सबसे पॉपुलर फैमिली है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन प्रताप बहुत जोरों से चिल्लाया तो कुछ पड़ोसी भागे भागे उसके घर में पहुंच गए। वहां देखा कि प्रताप जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। सामने ये लड़की, जिसका नाम अक्षरा है, खड़ी थी। सबको यही लगा कि इसने ही अपने पति को मारने की कोशिश की है। ये कह रही थी कि इसने कुछ नहीं किया, प्रताप झूठ बोल रहा है, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। सब लोग उसी को खूनी दुल्हन कहने लगे और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में जाने के बाद मैंने वहाँ आत्महत्या कर ली, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम जेल चली गई थी उसके कुछ दिन बाद हमें प्रताप की असलियत पता चली। आराध्या और मैं तुम्हारे बारे में स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, लेकिन प्रताप ने पूरी कॉलोनी के सामने हमें धमकी दी और कहा कि अगर कोई भी उसके खिलाफ पुलिस के सामने कुछ बोला तो वो अपने पैसों के बल पर उसको मरवा सकता है। इतना कहकर मालती उसको बहुत देर तक समझाती है, उससे माफी भी मांगती है, जिसे सुनकर अक्षरा की आत्मा उनको माफ कर देती है। मैं अभी इस प्रताप को नहीं छोड़ने वाली, ये कहकर अक्षरा सुमन का शरीर छोड़ देती है और सुमन पहले जैसी हो जाती है। जब अक्षरा की आत्मा प्रताप के घर पहुंचती है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है। अक्षरा को दुल्हन के रूप में देखकर वो पूछता है, कौन है? मैं तुम्हारी खूनी दुल्हन, पहचाना नहीं क्या प्रताप? ऐसा कहते हुए वो उस पर झपटती है और उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा देती है। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो। प्रताप जोर से चिल्लाकर अपना दम तोड़ देता है और वो खूनी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं हूँ खूनी दुल्हन।